आपको कोई सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपको पता होगा, आपके बचपन में आपको लोग कह दिया करते थे हल्दी वाला दूध पिला दो। अगर बवासीर हो जाती है तो उसको कहा जाता है उसको कच्ची लस्सी पिला दो। इस तरीके से कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, क्या वो भी संभव है? तो हमारे पंजाब में जो हमारी ब्रीड थी जिसको हम साहिवाल बोलते हैं, उस गाय का दूध पिया जाता था। उसमें कैल्सिटोनिन नाम का एक पदार्थ हुआ करता था जिससे गाय का दूध पीला होता है। वो कैंसर रोधी पदार्थ है। जो हमारे नागा साधु है वो लोग इतनी सर्दी में भी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनको कभी आपने सुना नहीं होगा कि कैंसर, डायबिटीज, इस तरीके की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनकी रूटीन फिक्स्ड है। एस्ट्रो आयुर्वेदा आने वाला फ्यूचर है। नमस्कार। आयुर्वेद से इलाज के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा और शायद आयुर्वेद का इलाज लिया भी होगा, लेकिन कभी आपने एस्ट्रोलॉजी के साथ आयुर्वेद का इलाज के बारे में सुना है? शायद अभी तक नहीं सुना होगा। तो इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जालंधर के एकमात्र एस्ट्रो आयुर्वेदिक डॉक्टर अमित सिद्धू। डॉक्टर अमित सिद्धू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद मैम। डॉक्टर अमित सिद्धू की हम आज बात करने वाले हैं एस्ट्रो आयुर्वेदा के बारे में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जब हम आयुर्वेदिक इलाज लेते हैं तो एक वो अलग कॉन्सेप्ट चला जाता है, लेकिन हम उसके साथ जब एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो इलाज जो है डिफरेंट हो जाता है। तो हमारे दर्शकों को यही सबसे पहले जानने की जरूरत है कि एस्ट्रो आयुर्वेदा है क्या? मैम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आयुर्वेद है वो हमारे 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद का उपवेद है जी। यानी कि आयुर्वेद का जो जन्म है वो भगवान शिव के द्वारा ही अथर्ववेद से होता है। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके भविष्य जो है वो उसके जब जन्म के समय में जो नक्षत्र हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही नक्षत्र उसके कौन से घर में है, कौन सा नक्षत्र उच्च है, कौन सा नीच है, वही डिपेंड करता है कि उसके जीवन में किस प्रकार की बाधाएं आएंगी, किस प्रकार के शारीरिक दोष आएंगे जिन्हें हम बीमारियां कहते हैं। तो उनकी कुंडलियों को पढ़ के उस नक्षत्र के हिसाब से पड़ने वाली बीमारियों को आयुर्वेदिक दवाइयों और रेमेडीज के द्वारा ठीक करने को ही एस्ट्रो आयुर्वेदा कहा जाता है। तो आप जो है एस्ट्रो आयुर्वेद का इलाज करते हैं, तो जब लोग आपके पास या कोई मरीज आपके पास आता है तो किस तरीके से उसका इलाज की शुरुआत की जाती है? मैम, सबसे पहले तो हम फिजिकली उस पेशेंट को देखते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसको अगर दवाइयों से, क्योंकि ज़्यादातर जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने फलानी जगह से बहुत सारी मेडिसिन खा ली है, हम इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आए हैं, हमने लाखों रुपए के टेस्ट करा लिए हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। तब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ उसकी जन्म कुंडली को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जहाँ पे उसका बुध जो है वो नीच ग्रह बन गया है, और तो उस व्यक्ति को ज्यादातर चांसेस होते हैं कि स्किन की डिजीज हो। तो हम उसको ये चीज बताते हैं कि भाई तू दवाइयों के साथ साथ ये छोटी सी रेमेडी है, इसको भी यूज कर ले। और ये कोई नई चीज नहीं है मैम, हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने आयुर्वेद को स्टार्ट किया है, आयुर्वेद से ट्रीटमेंट किया करते थे, वो सदैव यही किया करते थे। वो पहले नक्षत्र की गणना किया करते थे, उसके बाद ही दवाइयाँ दिया करते थे। तो ये कोई नवीन नहीं है, ये आयुर्वेद जो हजारों सदियों से चलता आ रहा है ये वही है, लेकिन बीच में हम इस विद्या को भूल चुके थे जिसे अब हम दोबारा जीवित कर रहे हैं जी। अभी आप जालंधर में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जो एस्ट्रो आयुर्वेदा के साथ इलाज कर रहे हैं, तो ये कितना पावरफुल है? मैम, जब एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद को साथ में कंबाइन किया जाता है तो इसका रिजल्ट 200% आता है जी। और अभी तक मेरे पास जितने भी लोगों ने इलाज कराया है भगवान शिव की अनुकंपा से सबके सब सही हुए। क्या बात है जी। तो और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर से भी हमारे पास कुंडलियां आती हैं जिन्हें हम देखते हैं और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं मैम। तो मतलब हमारा कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर कोई पेशेंट आपके पास इलाज के लिए आ रहा है तो वो अपनी कुंडली साथ लेकर आए? अगर वो अपनी कुंडली लेके आता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो वैसे ही आ जाता है तो हम उसका जन्म के तारीख और समय से वहीं पे कुंडली बनाकर भी उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और बिना कुंडली के भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कितने मतलब टाइम पीरियड में पेशेंट ठीक होना उसका स्टार्ट हो जाता है? मैम, किसी भी पैथी में, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, कभी भी टाइम डिटर्मिनेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि हर दवा हर इंसान के शरीर पे
अलग तरीके का प्रभाव छोड़ती है। जैसे कोई दवा मुझ पे अगर 2 घंटे में असर कर रही तो हो सकता है आपके ऊपर आधे घंटे में असर करे, हो सकता है सामने वाले को 6 दिन लग जाएं। तो वो धीरे धीरे ही ट्रीटमेंट काम करता है, क्योंकि इतने वर्षों में हमने इतना सारा सब जहर खाया हुआ है जिनको, तो उसको वॉश आउट होने में, शरीर में से निकलने में भी समय लगता है। मैं हमेशा हर एक डॉक्टर से जब इंटरव्यू करती हूँ ये पूछती हूँ कि जब हम कोई भी इलाज करा रहे होते हैं तो उसका जो असर है मेल और फीमेल के लिए क्या अलग अलग तरीके से होता है, या बच्चे बूढ़े? ये अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे अब प्रकृति और बल का जो है बात हो रही है। जी। प्रकृति होती है हर इंसान की अलग होती है, मेरी प्रकृति अलग है, आपकी प्रकृति अलग है। तो वो प्रकृति और बल, बल का मतलब है हमारी इम्यूनिटी। तो पुरुषों की इम्यूनिटी स्त्रियों की इम्यूनिटी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उनके ऊपर दवाइयाँ थोड़ा फास्ट असर करती हैं। बच्चों की इम्यूनिटी और वृद्धों की इम्यूनिटी, यानी जो ओल्ड एज लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी हम दोनों से कम होती है, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा समय लेती हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्या इसका इलाज एक आम आदमी भी करा सकता है? मैम, आयुर्वेद आम आदमी और हर भारतीय का ही इलाज है। आप जब मर्जी आइए, आयुर्वेद के साथ आप एस्ट्रोलॉजी का इलाज सबके लिए खुला है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई इसका फायदा ले सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद की तरफ जाने से पहले वो अपना जो है एलोपैथिक की तरफ इलाज कराते हैं, क्योंकि उन्हें वो लगता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इतना कॉस्टली नहीं है। तो क्या आयुर्वेदिक या ये जो एस्ट्रो आयुर्वेदिक इलाज है, इसको अगर हम कंपेयर करें अदर किसी भी पैथी से, क्या वो क्या कहते हैं कि कम पैसों में इलाज हो सकता है? हमारी जो सृष्टि है या प्रकृति है, उसने हमें आयुर्वेद जो है वो इसी से प्रकट होता है। और आप देखोगे आपके घर में ज़्यादातर जो मसाले यूज़ हो रहे हैं वो सब के सब आयुर्वेदिक दवाएं हैं। आपको कोई सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपको पता होगा, आपके बचपन में आपको लोग कह दिया करते थे हल्दी वाला दूध पिला दो, कहीं चोट लग गई तो कहते थे कि हल्दी वाला दूध पिला दो। ठीक है जी। किसी को अगर बवासीर हो जाती है तो उसको कहा जाता है उसको कच्ची लस्सी पिला दो। इस तरीके से कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। चोट लग जाती थी तो कहते थे कि आँख का पत्ता बांध दो, उससे सही हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये प्रकृति ने हमें ब्लंट अमाउंट में दी हुई हैं। और आयुर्वेद कोई महंगा इलाज नहीं है, आयुर्वेद बहुत अच्छा इलाज है। और जो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, जैसे श्वास रोग हो गए, किडनी के रोग हो गए, लीवर के रोग हो गए, हर प्रकार का रोग है, उनका संपूर्ण इलाज आयुर्वेद में बड़ा इजीली अवेलेबल है और जो सस्ता भी है। बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, क्या वो भी संभव है? मैम, कैंसर का जो बचाव है वो, आप एक चीज आप देखो, पंजाब में आज से 20 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो आपको कैंसर के रोगी बहुत कम मिलते थे। अब उसके कारणों के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूंगा, तो हमारे पंजाब में जो हमारी ब्रीड थी जिसको हम साहिवाल बोलते हैं, उस गाय का दूध पिया जाता था। उसमें कैल्सिटोनिन नाम का एक पदार्थ हुआ करता था जिससे गाय का दूध पीला होता है। वो कैंसर रोधी पदार्थ है। उसका दूध पीने से शरीर की कोशिकाओं में कैंसर की संभावना 0 के बराबर होती थी। हमने अपनी देसी गाय को दूध के लालच में विदेशी जिप्सियों से बदल दिया। उसके कारण क्या हुआ कि वो जो जिप्सियां हैं उनके दूध में वो गुण ही नहीं है जो आपको कैंसर से बचा सके। इस तरीके से अगर आप अपने खान पीन को प्रॉपर रखते हो, आजकल 90% डिजीजेज जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो आप अगर अपने खान पान पे ध्यान देते हो तो आप इन सब बीमारियों से बचे रह सकते हो। आयुर्वेद में एक ऋतुचर्या होती है और एक होती है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है कि हमें सुबह उठने से लेके रात को सोने तक क्या क्या काम करने, कैसे करने। ऋतुचर्या का मतलब होता है कौन सी ऋतु में हमें क्या खाना है। अगर हम उसका प्रॉपर फॉलो करेंगे तो हम हर तरीके की बीमारी से बचे रहेंगे। आज भी आप देखो, जो हमारे साधु जन हैं, जो हमारे नागा साधु है, वो लोग इतनी सर्दी में भी बिना कपड़ों के रहते हैं और उनको कभी आपने सुना नहीं होगा कि कैंसर, डायबिटीज, इस तरीके की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उनकी रूटीन फिक्स्ड है। वो आयुर्वेद को अपनाते हैं और रूटीन, ऋतुचर्या और अपना दिनचर्या के हिसाब से जीवन जीते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में संपूर्ण रूप से ऋतुचर्या या दिनचर्या को नहीं अपना सकते तो थोड़ा बहुत हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमारा शरीर निरोग होने की तरफ बढ़े। जैसे आपने कहा कि ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, एस्ट्रो आयुर्वेदा बहुत वैदिक काल से ये चला आ रहा है और कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गया था। तो बट अब की बात अगर हम करें तो अब इसका कितना स्कोप है?
मैम एस्ट्रो आयुर्वेदा आने वाला फ्यूचर है। अगर आप देखोगे तो आजकल मानसिक और शारीरिक रूप से हर इंसान प्रताड़ित है। जी। ठीक है जी। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए एस्ट्रो आयुर्वेदा से बढ़िया और कुछ नहीं है। ये बहुत ही कन्वीनियंट, इजी और सस्ता उपाय है। क्या जब हम ये इलाज हम ले रहे हैं तो उस दौरान हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है? मैम जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हमारा मतलब व्यवहार और हमारा अन्न है। अगर हम अपनी डाइट को और अपने व्यवहार को संतुलित नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर हर तरीके की जो औषधि है वो कार्य नहीं करेगी। इसलिए जब तक आपका अन्न और आपका दिनचर्या प्रॉपर नहीं होगी आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार जैसे एक नाड़ी परीक्षण भी होता है, वो भी इसी के अंदर ही आता है? आयुर्वेद का डायग्नोस्टिक टूल है वो, उसके बिना आयुर्वेद अधूरा है। जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है तो हम सबसे पहले उसकी नाड़ी को देखते हैं कि उसकी नाड़ी क्या बोल रही है। जी। आपने एक राजस्थान के नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, वो बड़े मशहूर थे। जी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो नाड़ी देख के हर चीज़ बता देते थे। तो एक बार किसी ने ना उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनका भैंस का हाथ पकड़ा, नाड़ी रखा दी हाथ। अच्छा। तो उन्होंने उसको देख के बोला कि इसको कितने बजे चारा खिलाया था। अच्छा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि नाड़ी परीक्षण कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी मतलब कोई कला होती है सिखाने की, जैसे और चीज़ों की भी प्रैक्टिस की जाती है, तो इसकी भी किसी तरह की प्रैक्टिस है? मैम ये हमारे आयुर्वेद में हमारे बीएमएस के स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती है। आपको हर कोई थ्योरेटिकल बता सकता है कि अगर आप हाथ रखोगे तो आपको नाड़ी का वेग ऐसा मिलेगा, अगर ऐसा मिलेगा तो ये है, लेकिन जब तक आप उस वेग को समझोगे नहीं तब तक ये नहीं आ सकता। इसको सीखना पड़ता है, इसको अभ्यास करना पड़ता है। धीरे 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 जब आप हजारों मरीजों के ऊपर नाड़ी पर हाथ रखते हो ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि नाड़ी अपने मुंह से बोलती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी। अच्छा, जब आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसका जब नाड़ी परीक्षण करते हैं तो उससे पहले कई बार कैसे, मैंने सुनी है ये बात, कहा जाता है कि एम्प्टी स्टमक आना है, क्या सच में है ये बात? एम्प्टी स्टमक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप खाना खा के आओगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ी होगी, क्योंकि खाने को पचाने के लिए शरीर को अग्नि बढ़ानी पड़ती है। तो उस टाइम आपकी जो शरीर की स्थिति है वो पित्तवर्धक होगी, तो वो सही पिक्चर आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप 2 घंटे खाली पेट आते हो तो आपकी जो पित्त है और जो वात कफ है वो सम अवस्था में होते हैं, तो पता लगता है कि शरीर में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। बट आजकल का जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, वो चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो किस टाइम पेशेंट का जो राइट टाइम है डॉक्टर के पास आने का, वो क्या है? वैसे तो जैसे आप सुबह नाश्ता करते हो, नाश्ता करने का जो सही समय होता है 8 से 9 के बीच का होता है। अगर आप उसके 2 घंटे बाद तक भी, यानी 10 से 11 के बीच भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जो पेट है वो खाली होगा और डॉक्टर आपको सही तरीके से डायग्नोस कर पाएगा। क्या बच्चों का भी डायग्नोस हो सकता है? बिल्कुल होता है मैम, जरूर, क्योंकि जो नाड़ी है वो हर किसी के शरीर में चल रही है और हमारे आयुर्वेद में प्रकृति होती है 3 तरीके की, वात, पित्त और कफ, यही दोष होते हैं। अब इन्हीं के साथ प्रकृति बनती है, किसी की वातज प्रकृति हो जाती है, किसी की वात पित्तज हो जाती है, किसी की वात पित्त कफज हो जाती है। तो यही जो 3 दोष है ये आपस में मिलकर प्रकृति का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें तो आपको जब देखा जाता है तो उससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश आता है कि आप वातज प्रकृति के हो। अब वातज प्रकृति कैसे हो? क्योंकि आप तेज तेज बोलते हो, आपकी हाइट छोटी है लेकिन आप चलते बहुत तेज हो, आपका माइंड हमेशा हवा में उड़ता रहता है, आप हमेशा ख्यालों में रहते हो। ये जो लक्षण है ये बड़े स्पष्ट लक्षण है कि ये इंसान वातज प्रकृति का। इसी तरीके से आयुर्वेद में हर चीज को बड़ा सिंपली डिफाइन किया गया है। मतलब एस्ट्रो आयुर्वेदा के थ्रू हम सामने वाले व्यक्ति का आचार विचार सब, मतलब स्वभाव, सब कुछ हम पहचान पाते हैं। बिल्कुल पहचान पाते हैं जी। तो ये तो बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट है एस्ट्रो आयुर्वेदा। मैंने तो अभी तक आयुर्वेदा के बारे में ही सुना था, लेकिन आज जब भी मुझे सर से ही पता लगा कि हाँ, एस्ट्रो आयुर्वेदा में ये बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, तो हमें इसे अपनाना भी चाहिए। तो सिद्धू, जैसे आपने इतनी सारी बातें हमें अभी बताई हैं, लेकिन मेरे को एक चीज़ ये जाननी है कि क्या एस्ट्रो आयुर्वेदा का जो पिछला कोई ऐसा रेफरेंस हमें अभी मिल सकता है या कहीं मिलता आया है, कुछ ऐसा, कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे उन लोगों में से कईयों के जो कान छिदे हुए हुआ करते थे ना, और उसमें किसी ने सोना पहना होता था, किसी ने चांदी पहनी होती थी, कोई डायमंड पहनता था। ये जो चीज होती है ये स्वास्थ्य प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों के साथ, यानी एस्ट्रो आयुर्वेदा ही है। जिस आदमी का केतु खराब होता है उसे हमेशा सोना डलवाया जाता है कान में, उससे उसका केतु उच्च का हो जाता है।
जिसका चंद्र खराब होता है जी। उसे चांदी पहनाई जाती है, हम्म। जिसका मंगल खराब होता है उसे सोना पहनाया जाता है। ये स्पेशली मेल्स के लिए है? मेल फीमेल सब में होता है मैम। सब में होता है जी, कर्ण हमारे जितने भी संस्कार हैं वो सब आयुर्वेद प्लस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आप तिलक लगाते हो जी। वो भी एस्ट्रो आयुर्वेदा है। हम्म। आप पैरों में जैसे किसी को शियाटिका की पेन नहीं जी। बंद होती तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि आप अपनी राइट लेग लेफ्ट लेग की अंगूठे के साथ वाली उंगली में कॉपर का छल्ला पहन लो। ये टोटका है, आप आजमा के देखिए, आप आज पहन लीजिए उसे टाइट करके, आपकी शियाटिका बंद हो जाएगी पेन। मैं ये नहीं कह रहा कि शियाटिका खत्म हो जाएगी, पेन रिलीफ हो जाएगी, चाहे वो कितनी पुरानी हो, कितनी पुरानी हो, वो रिलीफ हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे हाँ, आराम आना वो शुरू हो आपको जाएगा। आराम आ जाएगा। मतलब ये अपने आप ना आजमाएं, डॉक्टर की सलाह से ये करें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल मैम। अच्छा, और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे लेडीज़ हैं, उनके पहले ज़माने में तो बहुत सारे आभूषण होते थे, जैसे जैसे हमारा ये ज़माना बदल गया है, चेंज हो चुका है काफ़ी हद तक, तो जो जितने आभूषण हैं वो सिर्फ एक फैशन बन गए हैं। जब लगता है कि पहने तब पहने, लेकिन पहले टाइम में तो हर टाइम लेडीज पहने रखती थी, तो उसका कितना रोल था? देखिए, जैसे हम बात करते हैं बिछुए से बात करते हैं, बिछुआ जो पैरों की उंगलियों में पहना जाता है, उससे क्या होता है जब चांदी आप पैरों में पहनते हो ना, तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य लाभ होता है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो पैर की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिससे औरतों में चलने में तकलीफ नहीं होती, जोड़ों के दर्द नहीं होते। दूसरी चीज ये होती है, चांदी पैर में पहनने से आपका जो मंगल है वो उच्च हो जाता है। उससे आपका जो संतान है उसका हमेशा लाभ होगा। फिर उसके बाद अगर हम मांग के सिंदूर की बात करें तो वो हमारा सेंटर ऑफ द माइंड होता है। वहाँ पे तिलक लगाने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारा सिंदूर लगाने से मेमोरी शार्प होती है, कान की बालियां पहनने से हमारा आपको पता है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, जिसमें हमारा स्टेबिलिटी सिस्टम होता है, खड़े होने की या अपने आप को बैलेंस करने का, वो कान है, ऑक्यूलर है। जब आप यहाँ पे कोई चीज पहनते हो सोने चांदी का, तो वो आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है, चक्कर नहीं आते। अगर आप कानों को वेदन करने के बाद सोना चांदी धारण करते हो या स्त्रियां धारण करती हैं, तो उससे चक्कर जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। आपकी बैलेंस बना रहता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। आजकल एक बहुत कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है जॉइंट्स पेन ज्यादा होने लगती है, मतलब यंगस्टर्स को भी जॉइंट्स पेन होती है, तो एस्ट्रो आयुर्वेदा में इसका कोई ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है मैम। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आपकी कुंडली देख के मैं बता पाऊंगा क्या है, लेकिन इसमें मोटा मोटा यही है कि ये हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी ऐसा हो गया है, हम यूरिक एसिड हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम यूरिया ज़्यादा खा रहे हैं खाने में। उसके अलावा फास्ट फूड इसके लिए दोष देता है, और इसमें जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं ये भी बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपका जो मंगल है वो उस पर वक्र दृष्टि आपको नजर आएगी। अगर आप उसको करेक्ट करते हो तो आपके जोड़ों के दर्दों में आपको रिलीफ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, वो ये कि एस्ट्रो आयुर्वेदा की शुरुआत आपने कब की? मैम मैंने 2007 में BMS की जी। उसके बाद मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ धीरे धीरे मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक था, मुझे हस्तरेखा ज्ञान, फिर उसके बाद नक्षत्रों में बहुत दिलचस्पी थी। धीरे धीरे जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक डॉक्टर सुधीर बस्तीर जी हैं जो एस्ट्रो आयुर्वेदा के अच्छे माहिर हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिला। तो धीरे धीरे मेरा जो संज्ञान है वो इस तरफ ज़्यादा आया, तो मैंने और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, अथर्ववेद के बारे में जानना शुरू किया, आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को सब समझना शुरू किया। तब मुझे पता लगा कि ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अगर इनको एक साथ लेके आएंगे तो हम लोगों को जल्दी रिलीफ दे सकते हैं। उसके अलावा मेरी अपनी एक और फर्म है जिसका नाम है टैरो एनिग्मा, तो हम टैरो का भी है। फिर तीसरा मेरे पास मास्टर्स डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो मुझे लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब नंबर ऑफ डिग्रीज है आपके पास? बिल्कुल मैम। क्या बात है। तो मुझे लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को समझना अच्छा लगता है, और डॉक्टर्स को लोगों का दिमाग पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। धीरे धीरे ये डेवलप होता गया। फिर मैंने एक रिनोन्ड, जैसे आप नाड़ी परीक्षण की बात कर रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे रिनोन्ड नाड़ी परीक्षण जो करते हैं उनका नाम डॉक्टर संजय छाबड़ जी हैं। अच्छा। मैंने उनसे नाड़ी परीक्षण भी सीखा है। अभी तो धीरे धीरे मैं आयुर्वेद के साथ साथ इन सब चीज़ों में और जुड़ता गया। धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस अच्छी होती गई। आप जैसे अच्छे लोग मिलते रहे, आपके लिए बेनिफिशियल ही है सारी चीजें। जी मैम, ये सारा पार्ट है हमारी संस्कृति का, जो हमारे बच्चों को पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, वो धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन मैकलेड ने बना के, अब हमें आने वाले समय में अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी होंगी ताकि हम उनको उस लेवल तक ले जा सकें।
अच्छा, अभी हम आपके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या रहने वाले हैं? मैम मैं अभी एस्ट्रो आयुर्वेदा पे काम करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि एस्ट्रो आयुर्वेदा हर आयुर्वेदिक डॉक्टर को आए और हर आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे अपने पेशेंट को और हर पेशेंट भगवान शिव की अनुकंपा से सही होकर अपने घर जाए। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च, यानी आयुर्वेद का मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है और बीमार का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो कैसे होता है। वर्ल्ड WHO भी कहता है कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी होती है। तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद को अपनाएं, योगा को अपनाएं, एक स्वच्छ आचरण अपनाएं और एस्ट्रो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अमित के पास आए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर आप भी एस्ट्रो आयुर्वेदा का इलाज लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अमित सिद्धू को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एस्ट्रो आयुर्वेदा से जुड़ी बहुत सारी बातें जो हैं वो पता चली होंगी आज। ऐसे ही हम बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे और मेरे साथ डॉक्टर सिद्धू जो मौजूद हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एस्ट्रो आयुर्वेदा के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, काफ़ी गूढ़ जानकारी दी है। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा और आज डॉक्टर अमित सिद्धू के माध्यम से ये बात आप तक पहुंची है। तो डॉक्टर अमित सिद्धू बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कपिला मैम, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। ऐसे और एपिसोड्स के लिए आप बने रह सकते हैं कपिला द क्रिएटर के साथ। नमस्कार।